वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 3 अक्टूबर 2020 है और 3 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को यह दिवस है वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने और एक अवसर है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया था और वर्ष 2020 में वैश्विक शांति आइकन की 151वीं जयंती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अभी महात्मा गांधी के जीवन के बाद ये मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी, दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रेरणा रहे हैं। अपने पूरे जीवन में गांधी दमनकारी परिस्थितियों और बड़ी चुनौतियों में भी अहिंसा के प्रति अपने विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। अभी महात्मा गांधी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जिनके अंदर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस और पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने ये महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी और उन्हीं के उपलक्ष्य के अंदर है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल काम पर भारत ने कब से रोक लगा दी है? तो कब से लगा दी है? भी 10 सितंबर से। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा है वो इस संगठन के ऊपर बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक लगा दी है। संगठन के ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को भी बंद कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को है वो विदेशी धन प्राप्त होता रहा है, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है। अभी एमनेस्टी ये क्या है? ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसका जो महासचिव है अभी प्रेजेंट में वो कौन है? कुम्मी नायडू। कौन है? कुम्मी नायडू, जो प्रेजेंट टाइम के इसके महासचिव है। और हाल ही के अंदर इसको भारत के अंदर किया है, बंद कर दिया है। 10 सितंबर से इसका जितने भी बैंक खाते थे वो फ्रीज कर दिया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने बीएसई के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? अभी यस बैंक। और यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझा करना कार्यक्रम के माध्यम से एसएमई सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या रहेगा कि इस ज्ञापन के तहत जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यस बैंक दोनों बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एसएमई के लिए ज्ञान कार्यक्रम और एसएमई स्केल कंपनियों के निर्यात प्रचार आयोजित करेगा। यह समझौता ज्ञापन विकास से संबंधित सेवाओं और उद्योग विशिष्ट एवं संबंधित ज्ञान आधारित जानकारी प्रदान करेगा। यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। काफी चर्चा में रहे, आपको पता है। और यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है वो यस बैंक का मुख्यालय है। बीएसई आपको पता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक शेयर मार्केट की एक
दो अपना इंडिया के अंदर दो संस्थाएं हैं वो काम करती है, एक बीएससी है, एक है एनएससी है। सो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने कोविड-19 संदिग्धता के बीच बेसल थर्ड प्रावधानों को स्थगित किया है? तो किसने किया? अभी आरबीआई ने, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने क्या किया है? अभी कोविड संकट के से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल थर्ड पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को स्थगित किया है। इस संबंध में आरबीआई पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किस्त और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात के को 6 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2020 तक लागू करेगा। अभी ये क्या रहता है? पूंजी संरक्षण बफर एक अतिरिक्त पुल है जो बैंक तनाव के समय में इसके उपयोग के लिए सामान्य समय में बनाते हैं। आरबीआई ने बैंकों को चरणों में आवश्यक 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाने के लिए कहा था, जो 0.625% का अंतिम चरण 30 सितंबर 2020 को शुरू होना था। यह अब 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। आरबीआई ने पहले 31 मार्च 2020 से 6 महीने के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था। जो शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, वो क्या है? ये एक बैंकों के लिए भविष्य के वित्त पोषण जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को 1 वर्ष के समय में वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि करने के लिए शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात की आवश्यकता होती है। तो अभी आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और इसके जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के, वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? अभी किस सरकार ने किया है? वो है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने है वो जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ समझौता पर ज्ञापन किया है। यह समझौता ज्ञापन दो संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय और जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार, पुनः और उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा। गुजरात में जो इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी है, वो अलायंस स्थापित करने के सतत विकास लक्ष्य के लिए ये 5 साल की अवधि के लिए योगदान देगा। अभी जो डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष कौन है? हंस मार्टिन फ्रिस मोलर। कौन है? हंस मार्टिन फ्रिस मोलर है वो डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष है। और डेनिश वाटर फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो होरोसोलम डेनमार्क के अंदर है। गुजरात में हुआ है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? पता है आपको? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी है वो गुजरात के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है वो गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात है वो सोलर रफ्टफ के अंदर क्या है? प्रथम स्थान है ऑल भारत के अंदर। और गुजरात के अंदर ही एक योजना चालू की थी सुफलाम सुजलाम, वो भी गुजरात के अंदर ही चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने T20 आईएएस में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? अभी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एलिसा हिली। एलिसा हिली है, उन्होंने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल T20 आईएएस में MS धोनी द्वारा 51 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमियल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हिली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 खेले और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन क्वींसलैंड के एलन बॉर्डर फील्ड में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 आई में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान खेल में सबसे छोटे प्रारूप में 92 विकेटों के साथ ये हो MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे MS धोनी जो भारत के है वो पीछे से हिट विकेट करते हैं, इसी तरह इन्होंने करके MS धोनी का है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, निम्न में से किसके साथ टाटा स्टील और CISR ने समझौता किया है? तो किसके साथ किया? अभी CCUS के साथ में, जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, उसके क्षेत्र सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये क्या रहेगा? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ
भारत की लड़ाई में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयू के महत्व को देखते हुए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस रणनीति समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में जो टाटा स्टील और CISIR है उसकी टीमें इस्पात उद्योग में CCUS प्रौद्योगिकियों के विकास और उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बंगाल पीयरलेस में निम्न में से किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? तो सौरव गांगुली को। कोलकाता स्थित जो रियल एस्टेट डेवलपर है बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पीयरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभिदीप्ता के अभियान के नेतृत्व करेंगे। बंगाल जो पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना है वो 1994 में पश्चिमी बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी और अपनी स्थापना के बाद से बंगाल पीयरलेस समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए लगभग 5000 की संख्या में आवास इकाइयों का सफलतापूर्वक है वो निर्माण किए। तो हाल ही के अंदर जो बंगाल पीयरलेस है एक लिमिटेड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? सौरव गांगुली। ये इस कंपनी के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री ने की आपको पता है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और उन्नत भारत अभियान UBA और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD और विज्ञान भारती की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च की है। उपरोक्त सभी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी संगठनों जैसे CISR, DST, DBT, DRDO आदि और विभा और UBA की सह सक्रियता के तहत ग्रामीण समूह में स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए संयुक्त रूप से काम करने की एक योजना बनाई है। मंत्री ने इस अवसर पर जो CSIR है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज ई कंपनीज और ई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो किस बैंक ने किया है? अभी इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने वो IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य है एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है IND गुरु। क्या दिया है? इन गुरु। अभी ये जो IBE नोट क्या रहेगा, इस सुविधा से परिवर्तन काल में काफी सुधार, कागज मुद्रण और अन्य प्रशासनिक व्यय की बचत होने की संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने कई उद्योग प्रथम को नेतृत्व किया है। IBE नोट डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए नए सामान्य ग्राहकों को संबोधित करने के लिए बैंक की कई पहलों में से एक है। इंडियन बैंक ने किया है। तो इंडियन बैंक के जो MD और CEO है वो कौन है? पद्मजा चुंदरू। कौन है? पद्मजा चुंदरू है वो इंडियन बैंक के MD और CEO है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में श्री थावरचंद गहलोत ने SC युवाओं के लिए निम्न में से कौन सी स्कीम लॉन्च की है? SC युवा जो शेड्यूल कास्ट के युवा रहते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? ASIIM जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है श्री थावरचंद गहलोत, उन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM क्या है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति SC के छात्रों के बीच नवाचार उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। इस फंड का उद्देश्य SC उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इस फंड के तहत SC उद्यमियों द्वारा प्रतिवर्ष 117 कंपनियों को व्यावसायिक
उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन नाम की पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1000 एसईओ की पहचान की जाएगी। तो श्री थावरचंद गहलोत ने एक ये स्कीम चालू की है, ASIIM, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया गया। ये हर साल है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की जो 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज भी दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय था वो था द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020। क्या था? द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020। इस साल की जो थीम का जो था वो डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड अगेन। अभी जो UNIDP 2020 की जो मेन उद्देश्य थे वो क्या थे? वो है स्वस्थ एजिंग के दशक के रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में प्रतिभागियों को सूचित करना, वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान और उन समाजों के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनमें वे रहते हैं। कोविड-19 का वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव और स्वास्थ्य देखभाल नीति, योजना और दृष्टिकोण पर भी इसके प्रभावों की समझ को बढ़ाना है। इसकी जो शुरुआत थी वो 14 सितंबर 1990 के दिन 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग जैसी पहल की गई थी जिसे 1982 की विश्व सभा ने एजिंग पर अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उसी वर्ष में समर्थन किया गया था। तो कब मनाया गया ये वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 1 अक्टूबर को। आपको पता है काफ़ी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टें आई थी, लोग है वो आशीर्वाद ले रहे हैं वृद्धों से। तो 1 अक्टूबर को यह दिवस है वो मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।